वैल्यू अब वापस जाएगी। मैंने बोला कंपनी ने 100 रुपए का एक डिबेंचर, मतलब फेस वैल्यू इसकी 100 रुपए रखी हुई थी। जीरो कूपन रेट का मतलब क्या है? कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा इस पे। तो जब इसको रिपे होगा, जब इसे रिपे होगा, तो क्या आप 100 रुपए ही वापस करेंगे? क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा होगा? आप लोग कभी कोई ऐसा डिबेंचर खरीदोगे जहां पर जीरो कूपन रेट है और रिडीम भी आपको फेस वैल्यू होगी? नहीं, रिडीम तो ज्यादा मिलेगा ना। फिर कूपन रेट जीरो है, इंटरेस्ट रेट जीरो है, बट जब आपको रिडीम मिलेगी, जब आपको वापस कंपनी रिपे करेगी पैसा, तो फेस वैल्यू से ज्यादा ही करेगी। अब वो तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, डिपेंड करता है। अब आप जब जनरल बात कर रहे हैं, या फिर अब हम बोल रहे हैं कि भाई एफडी रेट क्या है, हर बैंक का फिक्स्ड है क्या? नहीं, कोई 5 दे रहा है, कोई 5.5 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, कोई 6.5 दे रहा है, 7 भी दे रहा है। टाइम ड्यूरेशन का भी अलग अलग है और हर एक बैंक का भी अलग है। सेविंग अकाउंट में बैलेंस कितना है, हर बैंक का अलग अलग है, ड्यूरेशन का अलग अलग है। सो जस्ट लाइक दी एफडीज के रेट, भाई इंटरेस्ट के रेट भी डिफर होते हैं। हो सकता है एक कंपनी ने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है 9%, एक ने 8%, एक ने 10%, एक ने 11%, एक ने 15%। सो ये डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने इशू वाली एंट्री कर दी, डिबेंचर इशूड एज इन दी कोलेट्रल सिक्योरिटी कर दी, डिबेंचर इशूड एज अदर देन दी कैश कंसिडरेशन कर दिया इतना। फिर हमने लास्ट 6 इंपॉर्टेंट इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाली की थी। कल और परसों हमने यहां पर 6 चीजें डिस्कस की थी, 6 केस। आज हम बात क्या कर रहे हैं, जो आगे वो 9% डिबेंचर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। वो 9% डिबेंचर फर्म को, कंपनी को, अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करना। ठीक है, उसकी भी एंट्री होती है, उसकी भी तो एंट्री होगी। भाई इशू तो कर दिया, अब डिबेंचर हो सकता है ईयर बाय ईयर देते हूं, या हाफ ईयरली बेसिस में दे रहा हूं, या क्वार्टरली बेसिस में अपने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर पे कर रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री होगी। अच्छा, अब सबसे पहले आपको यह समझना है, फॉर द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फर्म के लिए क्या है? लॉस है या एक्सपेंस है? फर्म, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, लॉस है? खर्चा है या लॉस है? खर्चा है, होगा, एक्सपेंस होगा या लॉस होगा? डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है, एक्सपेंस है या लॉस है? अब पहले ये समझाता हूं लॉस क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। अब बताओ क्या होगा, लॉस होगा या खर्चा? क्या है डेफिनेशन, क्या है नया लॉस की डेफिनेशन है? नुकसान कब होता है? मैंने डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए, अब मैं उन्हें इंटरेस्ट दे रहा हूं, ये मेरा नुकसान हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? नुकसान कब होगा? हाँ, नुकसान और खर्चा अलग अलग चीजें हैं, एक्सपेंस और लॉसेस अलग अलग चीजें। आपने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू किए, बदले में उन्होंने आपको कैपिटल रेज करके दिया, अब कंसिडरेशन आपने तो पे करनी पड़नी है भाई, समथिंग इन रिटर्न। एवरीवन इज लुकिंग फॉर सम रिटर्न्स, कोई भी आदमी रिटर्न्स के लिए काम करेगा। तो डिबेंचर होल्डर्स ने आपकी कंपनी पे पैसा क्यों लगाया? क्योंकि उन्हें रिटर्न चाहिए था। रिटर्न के तौर पर आप उन्हें क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ एक्सपेंस फॉर कंपनी। और एक्सपेंस को कहां लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एक्सपेंस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर नॉमिनल इन नेचर। इसका मतलब एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा जनरल एंट्री में कहां दिखाई देगा आपको? डेबिट साइड। कहां दिखाई देगा? डेबिट साइड। लिखो जरा इसकी हेडिंग लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइट डाउन फर्स्ट, इंटरेस्ट accrued and due, write down first, interest
accrued and due. सेकंड लिखें, राइट डू नेक्स्ट, इंटरेस्ट accrued but not due. लिखा है इतना, बता रहे। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट accrued, what do you mean by the interest accrued? Accrued, interest accrued means कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना था और अभी तक पे नहीं किया। कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना था और अभी तक वो पैसा इंटरेस्ट का पे नहीं किया, उसे क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट एक्रूड एंड इंटरेस्ट एक्रूड बोलेंगे उसे। अब आपको बोला गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जब हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जब इंटरेस्ट एक्रूड है और आपने उसे ड्यू किया हुआ है, और दूसरा कब है? दूसरा इंटरेस्ट एक्रूड है और अभी तक आपने उसे ड्यू नहीं किया। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इसके बारे में, फिर इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। लिखो जरा, फर्स्ट इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। If a company pays interest on debenture halfly, if a company pays interest on debenture halfly on 30th June and 31st March, half-yearly basis on 30th June and 31st December, मार्च तक तो नहीं जाएगा ना, है 30th जून, 30 जून, 30th June and 31st December. While preparing the balance sheet, December, comma, while preparing the balance sheet on 31st, while preparing the balance sheet on, while preparing the balance sheet on 31st March 2018, if the interest for the period ending 31st December 2017, if the interest for the period ending 31st December 2017 remain unpaid, it will be called interest accrued and due. (2017) remain unpaid, it will be called interest accrued and due. हो गया, लिख दिया इतना। एक और लिखेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं। नेक्स्ट लिखो, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। If company pays interest on debenture on half-yearly basis
If a company pay interest on debenture half yearly basis on 30th June and 31st December, while preparing the balance sheet 30th June and 31st December, comma, while preparing the balance sheet on 31st March 2018, while preparing the balance sheet on 31st March 2018, the interest for the period from 1st of January 2018, the interest for the period from 1st of January to 31st March 2018 will be called 31st March 2018 will be called interest accrued but not due. Accrued but not due. लिख दिया इतना। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं पहले, ठीक है जी, करें जरा, स्टार्ट करें से। बस इतना ही है, ये टॉपिक इतना ही है। इसके बाद 3 जनरल एंट्रीज हैं, बेसिक थ्योरी समझते हैं, फिर जनरल एंट्री पे जाते हैं, ठीक है। चलो अब अला नहीं, बस एक तो ये जो लिखते हो तुम और जो समझते हो कि बस हो गया, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम हो गया, बस लिख लिया तो मेरा हो गया। लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखने के बाद इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद और कंसंट्रेट होके और कंसंट्रेशन लगाना है जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनने में, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। ऋषि, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम। लिंक कर रहे हैं, देखो कंपनी पढ़ रहे हैं, इसको लिंक कर रहे हैं पार्टनरशिप में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम मींस आइटम विच पे बाय द फर्म। अगर प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो, इवन इन द प्रॉफिट और लॉस, इफ द कंपनी पे समथिंग दैट इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर कोई चीज देनी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है। जैसे 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 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर्स। आप प्रॉफिट कमाएं या ना कमाएं, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट तो पे करने। इससे पुराना वाला चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स और डिविडेंड पेड टू एनी शेयर होल्डर्स वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए डिविडेंड इज अ, तो क्या लिखेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। बात समझ आ रही है सबके? भाई इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। पर शेयर्स को हम डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड सिर्फ कब दिया जाएगा? व्हेन अ कंपनी मेक प्रॉफिट्स। जब एक कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, तब वो डिविडेंड देगी। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात क्लियर आ रही है? नेक्स्ट थिंग इज कंपनी हैज टू पे अ फिक्स रेट ऑफ अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू देयर डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है, किनको? अपने डिबेंचर होल्डर्स को। यह भी बात समझ आ गई। तीसरी बात क्या समझनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से तीसरी बात आपको यह समझनी है कि जनरली कंपनीज जो इंटरेस्ट पे करती है वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस में कर सकती हैं और करती हैं।
क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस में। चौथी चीज आपको यह भी समझना है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। बात समझ आ रही है? ये सारी बात समझ आ गई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फिक्स रेट का होता है, मतलब हमेशा फिक्स होता है। तीसरी चीज आपने समझना है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ रेगुलर बेसिस आइटम, इसे रेगुलर पे करना होता है। चौथा, जनरली हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट कैसे पे जाता है, तो मंथली तौर पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, हाफ ईयरली और एनुअली, या कोई कोई कंपनीज आपको क्वार्टरली भी डिबेंचर पे करती है। ठीक है, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अरे बात समझ आ रही है? अब दो चीजें आपने लिखी हुई है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, और यहां क्या लिखा है? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। दोनों कंडीशंस जो आपको लिखवाई उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखवाया हुआ है? सेम है? थोड़ा सा अलग है। पहले यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर सब चीज सेम है, बस यहां क्या लिखा है? बट। ये बट क्यों लिखा हुआ है? उसके पीछे की जो स्टेटमेंट लिखवाई है वहां से पता चलेगा। क्या लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी, इफ यू आर द ओनर, यू आर द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, तो आपकी कंपनी इंटरेस्ट कैसे पे करती है? हाफ ईयरली बेसिस में पे करती है। इसका मतलब हाफ ईयरली बेसिस का मतलब क्या है कि 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, और फिर उसके बाद दूसरी बार, मतलब एक साल में कितनी बार पे हो रहा है? 2 बार, हर एक 6-6 महीने पे हो रहा है। कब कब पे हो रहा है? डेट दे रखी है? हाँ जी, डेट दे रखी है। कब की दे रखी है? 30th जून और 30th। जरा ध्यान से बच्चों बातें सुनो जरा। आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कर रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस में। हाफ ईयरली बेसिस का मतलब दो बार जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके बीच का टाइम गैप कितना है? 6 महीने है ना, हाफ ईयरली बेसिस है। मैंने आपको ये कतई नहीं बोला कि आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो या कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इस इंटरेस्ट, ये जो हाफ ईयरली बेसिस में इंटरेस्ट दिया जा रहा है, अभी तो हमें ये पता ही नहीं है कि आप अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर में कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हो। कैलेंडर ईयर में कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जनरली अकाउंटिंग कौन से ईयर में होती है? कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर। तो यहां भी फाइनेंशियल ईयर में हो रही होगी, यहां भी कब हो रही होगी? फाइनेंशियल ईयर। तो आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, खत्म कब होता है? ठीक है, ये मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, डेट मैंने मेंशन कर दी, डेट मेंशन कर दी है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से 2017 से, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को होगा ना। अब इस साल आपने इंटरेस्ट पे करना है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, इस साल आपने इंटरेस्ट पे करना है अपने डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, कब कब कर रहे हैं आप? 30th जून 2017 को एक बार आपने पे किया, 30th जून 2017 को आपने एक बार पे किया, फिर दोबारा कब पे किया? 31 दिसंबर 2017 को आपने एक बार पे किया। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है भाई? ये 2 बार पे होगा नहीं होगा आपका? एक बार तो होगा आपका 30th, एक बार हो रहा है आपका 30th जून को, एक बार हो रहा है 31 दिसंबर को, है ना? चलो, 3-3 महीने का हो रहा है। कैसे हुआ बता? अप्रैल से स्टार्ट किया, अप्रैल मई जून, तुम सोच रहे हो कि भाई अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो 3 महीने के बाद आपने पहली बार इंटरेस्ट पे कर दिया, यही सोच रहे हैं सब लोग। हाँ। फिर अच्छा चलो हमने मान लिया
कि अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट तो होता ही है। आप पहली बार 3 महीने के बाद इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दोबारा कब कर रहे हो? तो भाई हाफ ईयरली बेसिस का मतलब क्या है कि 2 बार जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस बीच का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 6 महीने। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि हर एक बार जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसका टाइम लैप कितना होना चाहिए? 3 मंथ का होना चाहिए। यहां पर टाइम लैप कितने का है? मैंने अगली बार थोड़ी बोला कि अगली बार आपने कब पे किया, या मैंने ये पहली बार थोड़ी बोला कि आपने कब पे किया। हाँ, अगर अगली बार मैं बोलूं कि आप 31 मार्च को पे कर रहे हो, तब तो ये हाफ ईयरली भी नहीं रहा, ना ये क्वार्टरली रहा, ये तो अनइवन हो गया। इसका मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप हमेशा, मतलब आप साल में सिर्फ 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक बार 30 जून, एक बार 31 दिसंबर। फिर अगले साल स्टार्ट हुआ, अगले साल भी आपने 30 जून को डाला और 31 दिसंबर को जा रहा। तो जब तक आप पे डिबेंचर हैं, आप साल में, जब तक आपके पास डिबेंचर हैं, आप साल में सिर्फ 2 बार कर रहे हैं। अरे ये बात ध्यान रखो, ये आज समझना है क्या, ये हाफ ईयरली बेसिस क्यों हो रहा है भाई? एक साल के अंदर पहली बार जब आप पे कर रहे हैं वो टाइम पीरियड है 30 जून, जब आप दोबारा पे कर रहे हैं वो टाइम है 31 दिसंबर। अगले साल भी तो स्टार्ट होगा, अगले साल पहली बार कब करूंगा? सेम डेट को, 30 जून अगले साल का। फिर कब पे करूंगा? 30 दिसंबर अगले साल का। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, थर्ड ईयर में कब पे करूंगा? 30 जून को। फिर कब पे करूंगा? मतलब हर साल जब तक आप पे डिबेंचर्स हैं, आप इन्हीं 2 डेट को इंटरेस्ट पे कर रहे हो। बात समझ आ रही है? इन्हीं 2 डेट को क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये बात सबके समझ आ रही है? अरे ये बात सबके समझ आ रही है? अगर आपके पास 5 साल तक डिबेंचर है तो आप 10 बार उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहे हो। कब कब? 30 जून को और 31 दिसंबर को। क्लियर है? इतना क्लियर है? एक बार सोच लो, 30 सेकंड दिमाग में। इतना आ गया सबको समझ? इतना आ गया? क्लियर है? हाँ जी। अब स्टार्ट करूं मैं जरा जो वर्ड है उसके बारे में। अरे सबको ये बात समझ आ गई कैसे पे हो रहा है, ये हाफ ईयरली बेसिस क्यों बना? अब जरा ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बात सुनना। क्लियर? अरे अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2018। अगर आपकी फर्म ने, अगर आपकी कंपनी ने 31 दिसंबर 2017 का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, क्या नहीं किया है? पे नहीं किया है, पे नहीं किया है। कौन सा वाला? 31 दिसंबर 2017। इसको आप बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इसका मतलब, एक्रूड का मतलब क्या था यहां पर? इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब कि आपने इंटरेस्ट देना था और अभी तक नहीं दिया, और वही बात हमने बोली कि इंटरेस्ट आपने नहीं दिया। बट बात क्या है कि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। अगर आपने ये वाला इंटरेस्ट पे नहीं किया, कौन सा वाला? 31 दिसंबर 2017 वाला, तो आप इसे बोलेंगे ये क्या है आपका? इंटरेस्ट एक्रूड भी है और ड्यू भी है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इसका मतलब, इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब ये होता है कि आपने इंटरेस्ट देना है, आपने अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया। और ड्यू का भी मतलब क्या है? जो अब आपके ऊपर ड्यू हो गया है, अब आपने इसे देना ही देना है। कब तक देना है? 31 मार्च 2017 तक की लायबिलिटी है। इसका मतलब ये जो पैसा है इसे मैं कहां दिखाऊंगा? अभी इसे मैं कहां दिखाऊंगा? ये जो पैसा होगा ना, इसका कुछ अमाउंट होगा ना इंटरेस्ट का, इसे मैं बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में दिखाऊंगा। ओ सॉरी, एसेट बोला मैंने, करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट है तो लायबिलिटीज दिखाएंगे इसे। बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? कौन सा पैसा? 31 दिसंबर 2017 का पैसा अभी तक अनपेड है, वो आपने पे नहीं किया है।
तो पे नहीं किया तो एक्रूड तो है यही, वो ड्यू भी होगी आपके ऊपर। बात है, क्लियर है? अब दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरी वाली कौन सी है? इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब आपने पैसा नहीं दिया, अनपेड है तो एक्रूड है, बट ड्यू नहीं है। कब नहीं होगा ड्यू? बताओ जरा भाई। ड्यू नहीं है ना, ड्यू का मतलब समझ आ रहा है? दे दिए होंगे, शाबाश। कौन सा पैसा दे दिया होगा? अब सेम केस देखो, सेम केस देखो भाई। ईयर एंड तो हो रहा है कब? 31 मार्च। ये वाला पैसा दे दिया आपने, ये वाला पैसा ये वाला तक दे दिया। इसके बाद ये भी तो 3 महीने इस साल के हैं, ये भी तो 3 महीने इस साल के बचे हुए हैं। अच्छा, दोगे आप कब? अगले साल। भाई आप इस 3 महीने का पैसा अभी थोड़ी देने वाले हो मार्च को, इसका पैसा आप कब दोगे? अगले साल। अगले साल, अगले साल के मार्च में नहीं भाई। इसके बाद 1 अप्रैल 2018 से तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। तो इन 3 महीने का भी इंटरेस्ट कहां लगेगा? अगले साल। इन 3 महीने का भी इंटरेस्ट कहां जुड़ेगा? अगले साल। 30 जून को मेरे पास, मैंने मतलब अगर मैं कंपनी हूं तो मैं 6 महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा, 6 महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा। कौन कौन सा? 3 महीने का तो ये वाला, और 3 महीने अप्रैल से जून तक, वो 6 महीने का पे करूंगा। तो इन 6 महीने का इंटरेस्ट मैं अगली बार पे करूंगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इसका मतलब ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट 1 अप्रैल से लेके, सॉरी 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से 31 मार्च 2018 का जो इंटरेस्ट बनता है, वो मेरे पे अभी ड्यू नहीं है, पर मैंने दिया नहीं है, तो एक्रूड तो है, ड्यू नहीं है। ड्यू कब होगा? वो अगले साल। वो 30 जून को ड्यू करूंगे। क्वार्टर बेसिस में, क्वार्टर बेसिस में हो सकता है, क्वार्टर बेसिस में बिल्कुल हो सकता है, बट क्वेश्चन हाफ ईयरली बेसिस में था। क्वेश्चन किस में था? हाफ ईयरली बेसिस में। क्वार्टरली बेसिस में होता तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ही होता, है ना? इंटरेस्ट एक्रूड एंड क्या होता? ड्यू होता। मंथली बेसिस में देते रहो, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू होता रहेगा। क्वार्टरली बेसिस में देते रहो, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू होगा। एनुअल बेसिस में देते रहो, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू होगा। हाफ ईयरली में नहीं होने वाला ऐसा। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, हाफ ईयरली में भी हो जाता, कब हो जाता बताओ? हाफ ईयरली में भी हो जाता अगर हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च की बनती। अगर हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च की बनती तो फिर दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्यों हो गई? क्योंकि जून की हो गई और दिसंबर की हो गई। इसका मतलब ये हाफ ईयरली बेसिस तो है, और इंटरलिंक्ड अकाउंटिंग ईयर आ जा रहे हैं। 2 अकाउंटिंग ईयर में ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट बन जा रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है भाई? 2 अकाउंटिंग ईयर में बन रहा है नहीं बन रहा है? 1 अप्रैल से स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल से, तो एक बार 30 जून आ रहा है, एक बार 31 दिसंबर आ रहा है। तो ये जो 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2018 का इंटरेस्ट है, ये तो अगले साल ड्यू होने वाला है, इस साल ड्यू नहीं होने वाला है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। बात समझ आ रही है? कैसे केसेस बने? अरे बात समझ आ रही है? बात समझ आ गई कैसे बननी? अब बड़ा आसान सा होने वाला है। जनरल एंट्रीज इससे करनी होती है। पहले होती है इंटरेस्ट को ड्यू करने की, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, फिर किसको देंगे? डिबेंचर होल्डर्स को देंगे, और फिर यह आपके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। फर्स्ट एंट्री लिखो, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर होल्डर्स। कैसे निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, बट इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट इज इन द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज डेबिटेड इन अ जनरल एंट्री। तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगी बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ये तो इंटरेस्ट ड्यू की हो गई। नरेशन में लिख देंगे नीचे किसकी जनरल एंट्री की हमने? ये इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर होल्डर्स। अब ड्यू के बाद क्या करेंगे? आप उन्हें पे करेंगे। नेक्स्ट एंट्री बनाओ, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? क्या क्या अब आपने? बैंक क्रेडिट में जा रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बैंक आउटफ्लो हो रहा है,
पेमेंट हो रही है डिबेंचर होल्डर्स को, नरेशन डालोगे, क्या किया आपने, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, आप पेमेंट कर रहे हैं, अब आपका कैश बैंक आउटफ्लो हो गया बिजनेस से, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इतना लिख देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, और चार्ज है तो इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टॉपिक खत्म। 3 एंट्रीज का टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यही एंट्रीज बनने वाली हैं, 3 एंट्रीज। बस याद रखना है कैलकुलेशन कैसे होगी उसकी बात करेंगे। ऊपर हेडिंग डाल दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, हाँ तीनों इकट्ठे आएंगी, जब भी आएंगी ये भी आएगी ये भी आएगी, मतलब ड्यू की भी आएगी, पेमेंट की भी आएगी, और जैसे शेयर्स में थी, जैसे डिबेंचर में थी, कल भी हमने जैसे किया है ना। बात समझ आ रही है, ठीक है, हो रहा है ये। चलिए 30 सेकंड ऑब्जर्व करो अपने दिमाग में जो अभी पढ़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट बेटा जो पढ़ा उसे देख लो एक बार, अगर ये कर लिया, देखो पढ़ने का भी तरीका ऋषि, ऐसे नहीं पढ़ा जाता कभी। कैसे, ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक किताब खोल के बैठ ली और पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, कुछ भी याद नहीं रहने वाला। याद कब रहेगा, 2 घंटे पढ़ा, 15 मिनट का ब्रेक लिया, और जो पढ़ा उसे रिवाइज करना है। हाँ, अब तुझे लग रहा है कि मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, टाइम कम है, तो ऐसे नहीं करना है कि पढ़ते रहना है, किताब खोली और पढ़ते रहे, कभी याद नहीं रहने वाला, कभी याद रहने वाला। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसे दिमाग में रिटेन करना, ऑब्जर्व करना। कैसे करते हैं, हाँ ब्रेक लेके उसे रिवाइज करना है। तूने पढ़ा चैप्टर न्यूमेरिकल किए भाई, शेयर्स वाले, अब ऐसे नहीं करना कि लगाते रहना, किए उसको समझना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात हुई, अब इसको समझ पहले कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों एंट्रीज में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट जा रहा है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट आ रहा है, फिर डिबेंचर होल्डर अगली ही एंट्री में, एक में तो उसे क्रेडिट डाला, अगली ही एंट्री में डेबिट डाल दिया, क्यों, क्योंकि डिबेंचर होल्डर एक बार गिवर है एक बार रिसीवर होगा, जब रिसीव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो ऐसा ऐसा ऐसे ऑब्जर्व करना। हो गया, एक न्यूमेरिकल करें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल करते, हो गया, कर देंगे। आई होप सारे बच्चों से क्वेश्चन हो जाएगा। सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन 3 नंबर में कैसा आया हुआ है, लेट्स स्टार्ट इट। on 1st of April on 1st of April हो गई बेटा, वो तो ना अमाउंट निकालेंगे, नॉट ड्यू, बात समझ में, अमाउंट ड्यू की एंट्री हो गई, बात समझ में आई। ये नॉट ड्यू में एक अमाउंट तो ड्यू रहेगी, कौन सी वाली, आई बात समझ, वो तो इंटरेस्ट तो उसमें ड्यू रहेगा क्या। अच्छा इसमें क्या है, कोई ड्यू ही नहीं है क्या, एक अमाउंट ड्यू नहीं है, कौन सी, 1 अप्रैल से लेके 31, सॉरी अप्रैल आ रहा है मेरे बार बार मुंह में, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च वाली। चलो लिखो जरा एक, ऑन 1st of April 2015 जेके लिमिटेड इशूड, देखो बेटा फटाफट, ऑन 1st of April 2015 जेके लिमिटेड इशूड, ऋषि लिख, on 1st of April 2015 J.K Ltd. issued ISSUED 8,000 comma 9% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच, 9% डिबेंचर, और 9% डिबेंचर क्या है इसका, कूपन रेट, जिसे आप इंटरेस्ट रेट भी बोलेंगे आप, हाँ इंटरेस्ट रेट को और क्या बोलेंगे, डिबेंचर के कूपन रेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन में कूपन रेट गिवन होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट,
डिबेंचर का, ऑफ ₹1,000 each at a discount of 6%, at a discount of 6%, at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5%, redeemable at a premium of 5% after 3 years. After 3 years. Full stop. The company closes its book. The company closes its book on 31st March every year. The company closes its book on 31st March every year. Clear? Interest on 9%, interest on 9% debentures is payable on, interest on 9% is payable on 30th September and 30th September and 31st March every year. 31st March every year. 31st March every year. इससे पहले जो लिखवाए थे वो कहां लिखे तमन्ना? लिखे ही नहीं है, इसमें लिखें। केस नंबर 5 है इशू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। कल डिस्काउंट में इशू किए और प्रीमियम में रिडीम किया। केस नंबर 5 इशू वाली एंट्री हो जाएगी। ये भी तो उसमें हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन उसमें हो सकता है ना, यही बात समझ, तभी तो पढ़ने में आसानी होगी। अब रफ कॉपी तो पेपर तक मिलेगी थोड़ी है, रफ कॉपी। अब जितने भी क्वेश्चन आपके यहां पर हो रहे हैं सारी फिर नोटबुक में भरो, रफ में नहीं करना है ना, ताकि आपके पास एक नोटबुक रहेगी हर एक टॉपिक की और आपको समझ आएगा। क्योंकि हम सारे, मैं बता रहा हूं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं। सारे के सारे जितने इशू ऑफ शेयर से स्टार्ट हो रखे ना, सब PYQ आपको सॉल्व करवा रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। कल हमने कुछ ऐसे ही किया था। अच्छा पहले बताओ, इशू वाली एंट्री होगी, इशू और रिडीम वाली होगी या डिबेंचर इंटरेस्ट की होगी? ऋषि पहली बैंक को ब्याज दे देगा या पहले लोन लेगा बैंक से? पहले तो लोन मिलेगा ना, है ना। तो क्या करेगा सबसे पहले? डिबेंचर को इशू करेंगे विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। कितने डिबेंचर हैं? 8,000, फेस वैल्यू 1,000 रुपीज। ओके, issued at 6% discount, issued at 6% discount, redeem at 5% premium, redeem at 5% premium. Okay, this is the case of redemption और ये इससे पहले वाला इशू। क्लियर है? अच्छा, एंट्री करने से पहले टोटलिंग कर लें लॉस कितने का हो रहा है, या एंट्री में करते रहें? एंट्री में करते रहें। चलिए पहली एंट्री क्या बनेगी इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट सबस टू डिबेंचर, डिबेंचर या 9% डिबेंचर? 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना लिखूं? अमाउंट कितना लिखूं?
अमाउंट ऋषि कितना लिखूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इशू किस में हुआ? फेस वैल्यू पे हुआ या 6% डिस्काउंट में हुआ? 6% डिस्काउंट में। तो 1000 रुपीज फेस वैल्यू है, इसका 6% कितना हो जाएगा? 1000 इंटू बस 10% तो आप इजिली निकाल सकते थे 100, तो 6% निकाल दो 0 0 0 0। 10 इंटू 6 60 रुपीज। क्लियर है? अच्छा, कितना पैसा आया होगा? शेयर्स कितने? 8000 इंटू 60। इजी कैलकुलेशन है। 8000 इंटू 60। भाई जीरो से तो क्या मतलब, जीरो तो उतने ऐड ऑन करने। 8 के इंटू 6 से 48। 1 2 3 4 1 2 3 4 इट कम्स 4 लाख। क्लियर? कैलकुलेशन कैसे करनी है? 4 लाख। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बेटा? इतनी बात समझ आ गई है ऋषि? हाँ, 60 रुपए तो डिस्काउंट है। इशू तो डिस्काउंट में गया ना? शाबाश। हाँ, हमने तो गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया है। अरे भाई गलती की है ना। 60 रुपए का तो डिस्काउंट था, 1000 रुपए का डिबेंचर था, तो 1000 में से 60 माइनस होगा, हमें तो 940 मिल रहा होगा हर एक का। हर एक डिबेंचर कंपनी को कितने रुपए देगा? 60 रुपीज कम देगा। तो 1000 में से 60 माइनस किया 940। 940। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़े बड़े अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल सकती है। 75 लाख। इट कम्स 8000 इंटू 940 इक्वल टू सबस 75 लाख 20,000। 75 लाख 20,000। 70 लाख 20,000। क्लियर? अब तो सही निकला है। इतनी बात सबको समझ आई? मोहित आगे बात समझ कैसे आई? ऋषि बात समझ आ गई? क्या कर रहे? हाँ, अरे अमाउंट बेटा 75,20,000। सबको आ गई साहब समझ? विपिन राणा आ गई बेटा? इधर नेहा, प्रियांशु, मिलन भंडारी, आगे बात समझ? अमाउंट कैसी आई? फेस वैल्यू पे 6% डिस्काउंट लगाया है, 60 रुपए माइनस हो गया। 1000 रुपए का डिबेंचर था, तो अब 1000 रुपए थोड़ी मिल रहे हैं जब मैंने उसे डिस्काउंट में इशू किया। दैट मीन्स 1000 माइनस 60 940। 940 नंबर ऑफ डिबेंचर्स। डन? चलिए अब जरा 940 कैसे आया बेटा? डिबेंचर कितने रुपए का था एक? अब आपने डिबेंचर को इशू किया 6% डिस्काउंट पे, तो 1000 का 6% कितना निकला? 60 रुपीज। तो 1000 के बदले अब डिबेंचर होल्डर्स आपको कितना पैसा दे रहे हैं? कंपनी को कितना पैसा दे रहे हैं? 1000 माइनस 60 940। और आपके पास कितना पैसा आ रहा है? हर एक डिबेंचर का 940 आ रहा है, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? 8000। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ आ रही है? आराम से देख लो जरा एक बार। लो चलो डन बेटा। नेक्स्ट एंट्री करें। नेक्स्ट एंट्री ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री फॉर डिबेंचर्स? बेटा दूसरी एंट्री क्या होने वाली है?
पारस क्या हो गया, बैठ जाओ। 9%। ऋषि नाउ फोकस ऑन दी बोर्ड बेटा। संजना अमाउंट कितना लिखूं पहले? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट लिखूं? लिखी नहीं, लिखी नहीं है कॉपी में, कितनी लिखी हुई? क्या लिखा था? 75 लाख। मोहित मुझे बता बेटा कि इस 9% डिबेंचर अकाउंट में कितनी अमाउंट लिखेगा? इस 9 यहां देख बोर्ड में, 9% डिबेंचर अकाउंट में कितनी अमाउंट लिखेगा? कितनी? फेस वैल्यू कितने रुपए की है डिबेंचर की? इनटू किसके साथ करूं मैं इसकी? जितने डिबेंचर हैं कितने हैं? 80 लाख। ठीक है जी। क्या एंट्री यहीं खत्म होगी या अभी तक और भी करना है? और भी करना है। ठीक है, पहले तो हमने डिबेंचर को जब इशू किया, जब हमने डिबेंचर को इशू किया तो लॉस पे किया, मतलब डिस्काउंट पे किया। डिस्काउंट आपके लिए लॉस है। हर एक डिबेंचर पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया आपने? 60 रुपीज का। 60 रुपीज का दिया ना, दिया ना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? 8000। 8000 इंटू 60 4 लाख। अच्छा अभी वो लिखेंगे, पर लॉस या डिस्काउंट कहां लिखूंगा मैं? क्लियर है? ये क्यों लिख रहे हैं? बात समझ आ रही है? ये बात है। डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, डिस्काउंट भी और लॉस भी। पर डिस्काउंट क्यों नहीं लिखना है, लॉस क्यों लिखना है, बताऊंगा, है ना। उसके पीछे भी लॉजिक है। अच्छा नाउ लुक, अरे बच्चों एक बार देख लो जरा, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि भाई यहां पर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं क्या? मैंने बोला लिख तो सकते हैं, पर डिस्काउंट के बदले में अभी लॉस क्यों लिख रहा हूं? उसके पीछे के लॉजिक है। डिस्काउंट भी लिख सकते थे अगर सिर्फ इशू डिस्काउंट में करते, रिडीम प्रीमियम में नहीं करते। तो मुझे तो इशू करते वक्त भी लॉस हुआ और रिडीम करते वक्त भी लॉस हो रहा है, इसीलिए मैं डिस्काउंट के बदले क्या लिख रहा हूं? लॉस। और अगर इशू करते वक्त लॉस हो रहा होता है सिर्फ, और रिडीम में या तो एट पार में कर रहा होता, तो मुझे कोई लॉस रिडीम के वक्त नहीं हुआ होता, तो मैं लॉस के बदले क्या लिख देता? डिस्काउंट। अब यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा? कितनी अमाउंट? 5% मीन्स 50। नंबर ऑफ डिबेंचर 8000। इट कम्स 1 2 3 4। 1 2 3 4 कितना आ गया? क्लियर है सब? लॉस निकालो जरा, कितने का हो? कैसे निकला जाएगा भाई? 84 में से 75 माइनस कर दो, 8 लाख। बात समझ आई या नहीं है? हाँ, 5% प्रीमियम है। 5%, 1000 का 5% कितना होता है? 50 रुपए होता है। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने? 8000। 8000 इंटू 50, 8 40 आ गया 4 लाख। तो 4 लाख तो मुझे लॉस हुआ कब? जब मैं प्रीमियम रिडीम कर रहा हूं प्रीमियम में। और 4,80,000 रुपए का लॉस हुआ कब? जब मैं 6% पे इशू कर रहा था। टोटल लॉस कितने का हो गया? 8,80,000 रुपए। सबको समझ आई ये बात? प्रतिमा बात समझ आई? क्या नहीं हुआ अभी? इंटरेस्ट का अब आएगा ना, अब आएगा इंटरेस्ट। इशू करते वक्त कितने का लॉस हुआ था? 480 का। और रिडीम करते वक्त कितने का लॉस हुआ? 4 लाख। तो 480 प्लस 4 लाख कितना होता है?
क्लियर है इतना? ये तो अभी सिर्फ इशू की क्या हुई है, चलिए अब जरा इंटरेस्ट की एंट्री, भाई इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी। जरा बताना मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 9%। किस अमाउंट का 9%? किस अमाउंट का 9%? 80 लाख का किस अमाउंट का 9%? यहां लिखा तो है 80 लाख का कितना आएगा? 80 लाख का 9%, 80 लाख इंटू 9/100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 9 8 जा 72, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ईयरली, ईयरली पूरे साल का इंटरेस्ट कितना निकला? आपने ईयरली देना है हाफ ईयरली देना है? आपने हाफ ईयरली देना है या हाफ ईयरली देना है? हाफ ईयरली का कितना बनेगा? तो इसका हाफ ईयरली ऑन द एवरी ईयर, अरे हाफ ईयरली बेसिस में दे रहे हैं हर एक साल 3 लाख। एंट्री कर दो जो एंट्री सिखाई अभी इससे पहले, ड्यू की एंट्री, पहले ड्यू की फिर पे की, फिर ड्यू की फिर पे की, फिर ड्यू की फिर पे की। कितने साल देते रहो? किसके रिडम्पशन की? नहीं, कुछ रिडीम की नहीं करनी है। ये एंट्री हो गई, इशू विद द रिडीम हो गई, इसके बाद इंटरेस्ट को ड्यू करने की, इंटरेस्ट की रीपे करने की, और ये लास्ट वाली एंट्री इकट्ठे करेंगे सबको जोड़ के। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? इंटरेस्ट की एंट्री सिखाऊंगा और करो पहले ये नहीं, इसके बाद इंटरेस्ट को ड्यू करने की, रीपे करने की, प्रॉफिट एंड लॉस में डालने की। तो आज के लिए क्लास इतना ही करेंगे। कल देखते नोटिस आएगा, नोटिस आएगा, नोटिस नोटिस